हेलो एवरीवन, आज है हमारा नीट रिवीजन का डे 18। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 6 इवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। इवोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है। इसमें हम स्टडी करते हैं जो भी हिस्ट्री है लाइफ फॉर्म्स की जो अर्थ पे प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि जो लाइफ है उसका ओरिजिन कैसा है और कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, ये सारा हम पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है, यूनिवर्स जो है 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन किया गया है बिग बैंग थ्योरी के थ्रू। एक्सप्लोजन के बाद जो हाइड्रोजन एंड हीलियम थे वो फॉर्म हुए, उसके बाद गैस जो थे वो ग्रेविटी के अंडर कंडेंस्ड हुए और उन्होंने गैलेक्सीज और स्टार फॉर्म किया। तो ये था बिग बैंग थ्योरी जो कि एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। नेक्स्ट है अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था। अर्थ जो है वो फॉर्म हुआ था अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्ली अर्थ जो थे उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं थे। एटमॉस्फेयर थे जो वो उनके उसमें वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। नेक्स्ट है ओशियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस। अर्थ जो है वो कूल हुआ, कैसे, वाटर वेपर जो है कंडेंस्ड हो गए रेन में, और जो रेन वाटर है उन्होंने डिप्रेशन को फील किया जिससे क्या फॉर्म हुआ, ओशियन फॉर्म हुआ। ओजोन लेयर का फॉर्म कैसे हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मूला है O3। यूवी रेज जो थे उसने स्प्लिट किया वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन इससे क्या हुआ, एस्केप हो गया और ऑक्सीजन जो है वो एक्यूमुलेट हो गया और इवेंचुअली जो है ओजोन लेयर फॉर्म हो गया। लाइफ का ओरिजिन देख लेते हैं। लाइफ जो है वो अपीयर्ड हुआ है अबाउट 4 बिलियन ईयर्स एगो, अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ फॉर्म्ड। पैंसपर्मिया थ्योरी क्या है, ये सजेस्ट करता है कि जो लाइफ आया है वो आउटर स्पेस से आया है पोर्स के फॉर्म में। ये कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है। ये सारी हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी पढ़ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या कहता है कि ये क्या कहता है कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हो गया है, जैसे कि जो मड और स्ट्रॉ। पर इस थ्योरी को लुइस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट थ्योरी था बायोजेनेसिस। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अराइज हुआ है, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है उसको एक्सेप्टेड किया गया पास्चर की एक्सपेरिमेंट के बाद। नेक्स्ट है केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन को ओपेरन हेल्डेन थ्योरी भी बोला गया। इसको प्रपोज किया था AI ओपेरन ने और JBS हेल्डेन साइंटिस्ट ने। इस थ्योरी का मेन आइडिया क्या था कि जो फर्स्ट लाइफ है वो ओरिजिनेटेड हुआ है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। फिर वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म्ड हुए हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, किसके अंडर, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन के अंदर, ठीक है। प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन क्या है, प्रिमिटिव अर्थ मतलब उस पे जो अर्थ का कंडीशन है वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, वोल्केनिक एक्टिविटी है, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग है और मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन गैस एंड वाटर प्रेजेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस। तो ये गैसेस प्रेजेंट होते हैं और ये कुछ कंडीशंस है प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन की, ओके। नेक्स्ट है मिलर्स एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट स्टैनली एल मिलर ने परफॉर्म किया। इन्होंने एक सेटअप लगाया था, क्लोज्ड फ्लास्क था। उस क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन गैस था और वाटर वेपर था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज किया 800 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी वजह से लाइटनिंग स्टिमुलेटेड हुआ, ठीक है, जो कि लाइटनिंग स्टिमुलेटेड था। तो आपकी टेम्परेचर भी याद रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या आया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एविडेंस प्रोवाइड करता है केमिकल इवोल्यूशन के लिए। कुछ अदर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म हुए बाद में। वो अदर मॉलिक्यूल्स कौन से थे, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स। फर्स्ट लाइफ फॉर्म कब आया, नॉन सेलुलर फॉर्म। ये ओरिजिनेट हुआ था 3 बिलियन ईयर्स एगो लगभग। लाइकली ये जाइंट मॉलिक्यूल्स था, जैसे कि RNA हो गया, प्रोटीन्स हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कौन सा था, ये 2 बिलियन ईयर्स एगो अपीयर्ड हुआ था। ये प्रोबेबली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे और ये सिर्फ वाटर में ही रहते थे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स नॉन सेलुलर फॉर्म्स में ये थे जाइंट मॉलिक्यूल्स, RNA, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स, और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे। ये डायग्रामेटिक सेटअप दिया है मिलर्स एक्सपेरिमेंट का। कुछ NCERT बेस्ड नीट फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनिवर्स का एज क्या है, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ का एज क्या है, 4.5 बिलियन ईयर्स। फर्स्ट लाइफ कब अपीयर हुआ था, 4 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आया था, 3 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया था, 2 बिलियन ईयर्स एगो। ओपेरन एंड हाल्डे ने क्या दिया था, केमिकल इवोल्यूशन। मिलर के एक्सपेरिमेंट ने दिया था एमिनो एसिड्स फॉर्म्ड। पास्चर ने डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। और बायोजेनेसिस क्या होता है, ये क्या कहता है कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है। तो ये मैंने सारा वन वर्ड में यहाँ पे लिखा है ताकि आपको रिवाइज करने में इजी हो। अब यहाँ पे एक वन लाइन में रिवाइज कर लेते हैं। बिग बैंग, अर्थ फॉर्मेशन, उसके बाद प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, फिर केमिकल इवोल्यूशन आया जो कि प्रूव किया ओपेरन एंड हाल्डेन ने। उसके बाद मिलर एक्सपेरिमेंट हुआ, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, देन फर्स्ट सेलुलर लाइफ, देन इवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन देख लेते हैं।
ये एक कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर के अकॉर्डिंग क्या था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो अपने प्रेजेंट फॉर्म में ही क्रिएटेड हुए थे। जो डाइवर्सिटी है लाइफ की हमेशा सेम रही, ऑलवेज रिमेन द सेम, और ये हमेशा अनचेंज्ड रहेगी। अर्थ जो है सिर्फ 4000 ईयर्स ओल्ड ही है। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, मतलब ये कुछ रिलीजियस लिटरेचर के बेसिस पे था ये थ्योरी, जिसमें 3 पॉइंट्स थे। ये जो आइडियाज थे वो 19th सेंचुरी में चैलेंज किए गए। फिर है अल्फ्रेड वेलक, इन्होंने मेले आर्कीपेलागो आइलैंड पे वर्क किया, इंडिपेंडेंटली रीच्ड, और इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला जो बिल्कुल डार्विन के सिमिलर था। को डिस्कवर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के कंसेप्ट को इन्होंने को डिस्कवर किया। डार्विन्स कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ट्रैवल किया अराउंड द वर्ल्ड, किस पे, HMS बीगल पे, ऑब्जर्व किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फॉसिल्स को। उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअली होता है ओवर टाइम, ठीक है। इनके कुछ की ऑब्जर्वेशंस थे। प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिमिलैरिटी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। दे ऑल्सो रिजेंबल ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, वो उन ऑर्गेनिजम्स को भी रिजेंबल करते हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो थे, ठीक है, जो पहले थे। कुछ जो एंशियंट लाइफ फॉर्म्स है वो एक्सटिंक्ट हो गए, न्यू लाइफ फॉर्म्स जो है वो अपीयर्ड हुए हैं ओवर टाइम। कॉमन एंसेस्ट्री क्या होती है, जितने भी प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म है वो अपना एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं, इसे बोलते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। एंसेस्टर्स जो होते हैं वो एग्जिस्टेड हुए थे डिफरेंट इराज में, पीरियड्स में, इपॉक्स में। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। बायोलॉजिकल हिस्ट्री जो है अर्थ का वो क्लोजली मैच करता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है, वेरिएशन। सबसे पहले हर एक पॉपुलेशन जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन शो करता है। सर्वाइवल एडवांटेज क्या है, इंडिविजुअल्स विद फेवरेबल ट्रेड्स सर्वाइव बेटर अंडर नेचुरल कंडीशंस। वो इंडिविजुअल जिनके पास फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कैरेक्टर है, वो नेचुरल कंडीशन में बेटर सर्वाइव करते हैं। फिटनेस क्या होता है, फिटनेस का मतलब क्या है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस मीन्स एबिलिटी टू लीव मोर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मोर ऑफस्प्रिंग को लीव करने की एबिलिटी को यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोला गया। ये सिर्फ हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे कह रहे हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ये जो बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनका क्या होगा, वो लॉन्गर सर्वाइव करेंगे, ज़्यादा जिएंगे, मोर रिप्रोड्यूस करेंगे और पास करेंगे फेवरेबल ट्रेट्स को टू द ऑफस्प्रिंग। जैसे मान लो कि जॉब के लिए है, तो जो बच्चा ज़्यादा कैपेबल होगा उसे जॉब मिलेगा। तो सेम वही है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटर अडेप्टेड होगा नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए, वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा। इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला गया। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। डार्विन शिप को HMS बीगल बोला गया। मैकेनिज्म क्या था, इवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन दिया गया। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस था। वेरिएशन जो प्रेजेंट है एवरी पॉपुलेशन, हर एक पॉपुलेशन में वेरिएशन प्रेजेंट होगा। अल्फ्रेड वॉलक ने सिमिलर थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन के जैसी। एक्सटेंशन और जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो कॉमन एंसेस्टर्स शो करते हैं। अर्थ जो है बिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड है, नॉट 4000 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो ये कुछ NCERT बेस्ड नीट फैक्ट्स हैं जो याद होने चाहिए। फिर वेरिएशन आता है, उसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, मोर रिप्रोडक्शन होगा और न्यू स्पीशीज का इवोल्यूशन होगा और कॉमन एंसेस्ट्री। नेक्स्ट है पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। फॉसिल्स क्या होते हैं, ये हार्ड पार्ट्स के रिमेन्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के जो रॉक में मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट रॉक लेयर्स जो है वो डिफरेंट एजेस के फॉसिल्स को कंटेन करता है। कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ओल्डर एंड न्यूअर जो सेडिमेंट्री लेयर्स है वो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कंटेन करते हैं। कुछ फॉसिल्स जो है वो प्रेजेंट डे के ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करते हैं। बहुत सारे फॉसिल्स जो है वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म से भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि डायनासोर। पेलियोंटोलॉजिकल होता क्या है, ये फॉसिल की स्टडी होती है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, लाइफ फॉर्म्स जो है वो चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक जियोलॉजिकल पीरियड्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। न्यू स्पीसीज अपीयर्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन अर्थ हिस्ट्री। जो न्यू स्पीसीज है वो डिफरेंट टाइम पे अपीयर्ड हुआ। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोला जाता है पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। क्या होता है, ये थ्योरी दी थी अर्नस्ट हैकलिस्ट ने। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो एम्ब्रियो है सारे वर्टिब्रेट्स के वो कुछ कॉमन फीचर्स को शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, वर्टिब्रेट जो एम्ब्रियो है जैसे कि ह्यूमन का हो गया, उसके पास गिल स्लिट्स भी होता है बिहाइंड द हेड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है। अब बट ये फंक्शनल किसमें, सिर्फ फिशेस में फंक्शनल है और ये एडल्ट वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होता है एक्सेप्ट फिश। लिमिटेशंस क्या है इसकी, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेर डिस्प्रूव्ड हैकल्स प्रपोजल, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वो पास नहीं होता थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अनदर एनिमल्स। नेक्स्ट था कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। क्या है, सिमिलैरिटी और डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिजम्स हेल्प आइडेंटिफाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इसमें क्या देखा गया कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है। इसने किसमें हेल्प किया, इवोल्यूशन
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने में हेल्प किया गया। ये क्या इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉमन एंसेस्टर शेयर करता है या नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है। इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होंगे, वो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनके पास सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा, सेम ओरिजिन होगा, बट फंक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स किसको बोला जाता है, उन स्ट्रक्चर्स को जिसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है और ओरिजिन है वो सेम होगा पर फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल 4 लिम्स जो है वेल का, बैट का, चीता का, ह्यूमन का, इनका बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो इसे होमोलोगस ऑर्गन्स बोला गया और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोला गया। या फिर कॉमन बोन्स के एग्जांपल देख लेते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजिस। ठीक है, स्ट्रक्चर और ओरिजिन सब में सेम होगा, सिर्फ फंक्शन डिफरेंट होगा। कुछ अदर एग्जांपल्स है होमोलोगस ऑर्गन्स के, वर्टिब्रे का हार्ट्स, वर्टिब्रे का ब्रेन, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलॉगी मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कॉमन एंसेस्ट्री बताता है ये। नेक्स्ट है एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, अब वो स्ट्रक्चर जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट फंक्शन सेम होगा। फॉर एग्जांपल जो बटरफ्लाई और बर्ड्स के विंग होते हैं तो ये दोनों ही, इनका स्ट्रक्चर और जो ओरिजिन है बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन दोनों में सेम है, उड़ने के लिए, फ्लाई के लिए यूज होता है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो है स्टेम मॉडिफिकेशन है। सिग्निफिकेंस क्या है, रिजल्ट है अडेप्टेशन टू सिमिलर हैबिटेट्स, ये इंडिकेट करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। एनालॉगी मींस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड सिमिलर फंक्शन। तो कॉमन एंसेस्ट्री आप याद रखना, वो आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, होमोलोगस ऑर्गन्स में। फॉसिल प्रोवाइड करता है पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं। अर्नस्ट हैकेल ने एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस दिया था। कार्ल अर्नस्ट ने हैकेल्स थ्योरी को डिसप्रूव किया था, होमोलोगस ऑर्गन सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ जो मैंने समझाया वो यहाँ मैंने 1 वर्ड में लिखा है, तो आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है कुछ एडिशनल एविडेंस देख लेते हैं इवोल्यूशन का। बायोकेमिकल एविडेंस क्या है, इसका की आइडिया क्या था कि जो सिमिलैरिटी है प्रोटीन्स और जीन्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करती है। बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज जो है वो सपोर्ट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की तरह। सिमिलर प्रोटीन एंड जीन्स मतलब कॉमन एंसेस्ट्री। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, ये मैन मेड सिलेक्शन था। इसका ऑब्जर्वेशन क्या था कि ह्यूमंस जो है वो सिलेक्टिवली ब्रेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर, वो सिलेक्टिवली ब्रेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए और सिक्योरिटी के लिए। कुछ एग्जांपल्स, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, इंप्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज। ठीक है, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो न्यू ब्रीड्स हैं वो प्रोड्यूस्ड हुए विद इन अ फ्यू 100 ईयर्स। ये सजेस्ट करते हैं कि जो नेचर है वो न्यू स्पीसीज को प्रोड्यूस कर सकता है ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मिलानिज्म, पैपर्ड मॉथ थे। ये ऑब्जर्वेशन था इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या हुआ था, जो ट्री ट्रंक्स थे वो लाइट कलर्ड लाइकन से कवर थे। ये देखो ट्री पेड़ के जो ट्रंक थे वहाँ पे लाइट कलर के लाइकन्स थे, जैसा इमेज में आपको दिख रहा है। फिर और व्हाइट विंग मॉथ्स जो थे वो बहुत कॉमन थे। ये हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। डार्क जो होता है मिलानिक, डार्क में उनमें मिलानिन पिगमेंट होगा इसलिए डार्क होगा। जो मॉथ्स थे वो इजिली सीन थे प्रीडेटर से। डार्क मॉथ होंगे तो यहाँ पे वो जो प्रीडेटर्स है उनको इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो ट्री ट्रंक था वो डार्क हो गया। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से। और जो डार्क विंग जो मिलानिक मॉथ्स थे वो अब कॉमन हो गए और जो व्हाइट विंग मॉथ्स थे वो इजिली शिकार हो गए। ठीक है, क्योंकि इस डार्क वाले बैकग्राउंड में जो लाइट वाले लाइकन्स होंगे वो इजीली विजिबल होंगे ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो लाइट वाले व्हाइट विंग थे, जो लाइट वाले जो लाइकन्स थे वो इजीली विजिबल थे। रीजन क्या हुआ कि बेटर कैमोफ्लेज मतलब बेटर सर्वाइवल। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो इंडिविजुअल्स जो बेटर एडेप्टेड होगा एनवायरनमेंट के लिए वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। सो ये वाला जो है ये क्लासिक एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। कौन सा, पैपर्ड मॉथ में इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख ले। लाइकन्स क्या होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ये एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, दैट इज लाइकन। ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं और ये पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज होते हैं। इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एक्सेसिव यूज जो होता है केमिकल्स का, उसकी वजह से क्या होता है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स होते हैं, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स आ गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गए, ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस हो गए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो रेजिस्टेंट वैराइटीज है वो विद इन मंथ और ईयर्स इवॉल्व हुआ है। डेमोन्स्ट्रेट करता है इवोल्यूशन जो है रियल टाइम में हो
रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो एक्सेलरेट करती है नेचुरल सिलेक्शन को। इवोल्यूशन जो है वो डायरेक्टेड नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। इवोल्यूशन जो है वो डिटरमिनिस्टिक नहीं है। इवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक, मतलब रैंडम प्रोसेस है, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और ये इवोल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है चांस म्यूटेशन पे, नेचुरल सिलेक्शन पे और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। इवोल्यूशन जो है वो रैंडम वेरिएशन के थ्रू होगा फॉलोड बाय सिलेक्शन। ये वन वर्ड रिवीजन है जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। व्हाइट मॉथ जो थे वो डोमिनेटेड कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, और जो डार्क मॉथ थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। सिमिलर प्रोटीन और जीन्स, ये क्या प्रूव करता है बायोकेमिकल एविडेंस को। सिलेक्टिव ब्रीडिंग बाय ह्यूमंस, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन को प्रूव करता है। पेपेड मॉथ जो है वो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म थे, ठीक है। व्हाइट मॉथ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ज्यादा प्रेजेंट थे, डार्क मॉथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ज्यादा हो गए। लाइकेंस जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो इवोल्यूशन का एग्जांपल है। हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस जो है वो किसका रिजल्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का। इवोल्यूशन जो है वो स्टोकेस्टिक है, मतलब रैंडम प्रोसेस है। इवोल्यूशन जो है वो गोल ओरिएंटेड या डायरेक्टेड नहीं है। फोर लिम्स जो है वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन के होमोलोगस ऑर्गन्स है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स जो है वो एनालोगस ऑर्गन्स है। नेक्स्ट है अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट स्पीसीज का डेवलपमेंट होला एक कॉमन एंसेस्टर स्पीसीज से, ठीक है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में। तो यहाँ पे देखो कॉमन एंसेस्टर है और इससे डिफरेंट जो स्पीसीज है वो अराइज हुए, इसे बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। रेडिएट हो रहे हैं स्पीसीज जो होते हैं वो फिर डिफरेंट हैबिटेट्स में अडेप्ट हो जाते हैं। इस रिजल्ट क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है एक सिंगल एंसेस्ट्रल फॉर्म से। सो एक एंसेस्टर से बहुत सारे स्पीसीज आएंगे और वो डिफरेंट हैबिटेट में होंगे। नेक्स्ट है डार्विन्स के फिंचेस क्या है, ये गैलापागोस आइलैंड्स में था, ऑब्जर्व किया था चार्ल्स डार्विन ने। बहुत सारी वैराइटीज उन्होंने फिंचेस की ऑब्जर्व की गैलापागो आइलैंड पे। ये जो बर्ड्स थे उन्हें डार्विन फिंचेस कहा गया। इसका की आइडिया क्या था कि जो सारे फिंचेस थे वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थे, ठीक है। और जो कॉमन एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, सीड ईटिंग फिंच थे, सीड को खाते थे। जो डिफरेंट बीक शेप हुआ वो इवॉल्व हुआ उनके फूड हैबिट्स की वजह से। एग्जांपल्स देख लो, सीड ईटिंग फिंचेस, इंसेक्टिवोरस फिंचेस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। तो यहाँ पे देखो बीक में सबके डिफरेंस है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये बेस्ट एग्जांपल है अडैप्टिव रेडिएशन का, ठीक है। डार्विन्स फिंचेस इज इक्वल टू अडैप्टिव रेडिएशन। तो आप ये याद रखना, अडैप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है डार्विन्स फिंचेस, उसमें भी उनके बीक के डिफरेंट शेप। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपीशियल्स। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मार्सुपीशियल के स्पीसीज हैं, जो भी है ये सारे कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए होंगे, डाइवर्सिफाइड हुए हैं फिर डिफरेंट हैबिटेट में, ठीक है। इसके एग्जांपल है कैंगरू, टेस्मेनियन वॉल्फ, मार्सुपियल मोल एंड वॉम्बेट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये दूसरा एग्जाम्पल है अडैप्टिव रेडिएशन का। ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल्स है वो भी अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। तो अभी तक हमने अडैप्टिव रेडिएशन के दो एग्जांपल्स देख लिए, एक है डार्विन फिंचेस और दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड अडैप्टिव रेडिएशन को अब देख लेते हैं। इसका कांसेप्ट क्या है, जो डिफरेंट ग्रुप है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है एक सिमिलर हैबिटेट में और डेवलप हुआ है सिमिलर अडेप्टेशंस में। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं मार्सुपियल मैमल और प्लेसेंटल मैमल में। इसमें टेस्मेनियन वॉल्फ, प्लेसेंटल वॉल्फ, मार्सुपियल मोल, प्लेसेंटल मोल, फ्लाइंग पेलेंजर, इसमें फ्लाइंग स्क्विरल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सिमिलर अडेप्टेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है। एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, सिमिलर हैबिटेट, सिमिलर अडेप्टेशंस और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कुछ एनसीईआरटी फैक्ट देख लेते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन मतलब इवोल्यूशन बहुत सारे स्पीसीज का सिर्फ एक ही कॉमन एंसेस्टर से। डार्विन ने ऑब्जर्व किया फिंचेस को गैलापागो आइलैंड पे। डार्विन के फिंचेस अडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। डिफरेंट बीक्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं फूड हैबिट्स के थ्रू। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है वो भी एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का, पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का, दैट इज डार्विन्स फिंचेस। मार्सुपियल्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से। प्लेसेंटल मैमल्स और जो मार्सुपियल्स हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्मेनियन वॉल्फ एंड जो प्लेसेंटल वॉल्फ थे ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए अपने हैबिट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसका की आइडिया देख लेते हैं। इवोल्यूशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ, जब अर्ली सेलुलर लाइफ फॉर्म हुआ, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कोर कॉन्सेप्ट था डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का की कॉन्सेप्ट था। नेचर सेलेक्ट करता है फिटेस्ट, और नेचर जो है किसको सिलेक्ट करेगा, फिटेस्ट इंडिविजुअल को। फिर आता है फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन है क्या, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल पॉपुलेशन। पहले देख लेते हैं। एक बैक्टीरिया कॉलोनी जो है वो नेचुरल वेरिएंट्स कंटेन करती है। अगर उसके एनवायरमेंट में चेंज होगा या मीडिया कंपोजिशन में चेंज होगा तो वो सिर्फ कुछ ही वेरिएंट्स जो है उसमें से वही सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेटर अडेप्टेड वेरिएंट्स थे वो रैपिडली मल्टीप्लाई होंगे, रैपिडली रिप्रोड्यूस करेंगे, और ओवर टाइम ये जो वेरिएंट्स होंगे वो अपीयर होंगे एज अ न्यू स्पीसीज। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फिटनेस का मीन्स क्या होता है, बेटर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ये फिटनेस का मतलब होता है, ठीक है। तो फिटनेस क्या हुआ, एबिलिटी टू अडेप्ट प्लस रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट जेनेटिक बेसिस क्या है इवोल्यूशन का, कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्टेड होता है नेचर से, वो इनहेरिटेड होना चाहिए, पास होना चाहिए। अडेप्टिव एबिलिटीज जो है
उसका जेनेटिक बेसिस होना चाहिए। सिर्फ हेरिटेबल वेरिएशंस जो है वही इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इवोल्यूशन है वो ज़रूरी है, रिक्वायर करता है हेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन को। नेक्स्ट 2 की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं डार्विनिज्म का। सबसे पहला आता है ब्रांचिंग डिसेंट। ये क्या कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए हैं। न्यू स्पीसीज जो है वो इवॉल्व हुआ है बाय ब्रांचिंग, फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही ब्रांच हुआ है न्यू स्पीसीज का। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि नेचर जो है वो सिर्फ फेवर करता है इंडिविजुअल को विद जिनके पास एडवांटेजेस इनहेरिटेड वेरिएशन है। तो ये लिखा हुआ है ब्रांचिंग डिसेंट प्लस नेचुरल सिलेक्शन इज इक्वल टू डार्विनियन इवोल्यूशन। लेमार्क थ्योरी, ये थ्योरी है यूज एंड डिसयूज थ्योरी। इसे प्रपोज किया था जीन बैप्टिस्टे लेमार्क साइंटिस्ट ने। इसका थ्योरी क्या कहता है, ये ऑर्गन्स जो होते हैं अगर वो फ्रीक्वेंटली यूज होते रहे वो ऑर्गन्स स्ट्रांग हो जाते हैं। जिस ऑर्गन्स को हम ज़्यादा यूज करते हैं वो स्ट्रांग होगा, ऑर्गन्स जो यूज नहीं होते हैं वो वीक हो जाते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं एक्वायर्ड वो इनहेरिटेड होते हैं, पास होते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो जिराफ जो है उसके पास लॉन्ग नेक है, क्यों? क्योंकि वो अपने नेक कट, ये वाला कट फॉर एग्जाम्पल देख लो, जिराफ जो है उसके पास लॉन्ग नेक है, क्यों? क्योंकि वो अपने नेक को स्ट्रेच करता रहता है लीव्स तक पहुंचने के लिए, इसलिए जिराफ की जो नेक है वो लॉन्ग है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली यूज कर रहा है। लॉन्ग नेक जो है वो सपोज, और ये पास्ट हुआ है ऑफस्प्रिंग में, हेरिटेबल है। तो इसका स्टेटस क्या था, लेमार्क थ्योरी जो है वो आज एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस क्या है थॉमस मैल्थस का। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, पॉपुलेशन के पास पोटेंशियल होता है एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का। एक्सपोनेंशियली मतलब ये वाला एक्सपोनेंशियली इसको बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिजल्ट क्या होता है, कंपटीशन होता है फूड के लिए, स्पेस के लिए, रिसोर्सेज के लिए। सो मैथ्स का आइडिया इन्फ्लुएंस करता है डार्विन्स की थिंकिंग को। ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, पॉपुलेशन साइज जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रहती है, इंडिविजुअल्स जो है वो वेरिएशंस को शो करते हैं। नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली लाइक, दो इंडिविजुअल्स बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। मोस्ट वेरिएशंस जो है वो इनहेरिटेड है, पास हो सकता है ऑफस्प्रिंग में। ऑर्गेनिजम्स जो है प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफस्प्रिंग दैट जो कि सर्वाइव कर सके। कॉन्सिक्वेंस क्या था, इसका रिजल्ट क्या था, कंपटीशन है रिसोर्स के लिए, ठीक है। तो जो बेटर अडेप्टेड होंगे एनवायरनमेंट के लिए वही सर्वाइव करेंगे और वही रिप्रोड्यूस करेंगे। डार्विन का मेन कंक्लूजन क्या था, नेचुरल सिलेक्शन क्यों वर्क करता है, क्योंकि वेरिएशंस जो है वो हेरिटेबल है, ठीक है। कुछ वेरिएशंस जो है वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करती है। बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफस्प्रिंग। ओवर मैनी जनरेशन पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होता है। रिजल्ट क्या होता है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। सो हेरिटेबल वेरिएशन मतलब नेचुरल सिलेक्शन, और उससे क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन से मोर ऑफस्प्रिंग्स होंगे और उस मोर ऑफस्प्रिंग से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है ये सारा मैंने वन वर्ड में लिखा है, तो आप ये रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है इवोल्यूशन का मैकेनिज्म। ओरिजिन क्या है वेरिएशन का, डार्विन्स व्यू देख लेते हैं। इवोल्यूशन जो होता है वो स्मॉल हेरिटेबल वेरिएशंस के थ्रू होता है। इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ह्यूगो डी व्राइस का व्यू क्या था, ह्यूगो डी व्राइस ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस पे बेस्ड था, इन्होंने स्टडी की थी इवनिंग प्रिमरोज पे। म्यूटेशंस जो होते हैं सडन होता है, लार्ज चेंज होता है पॉपुलेशन में। इवोल्यूशन जो है वो सॉल्टेशन के थ्रू होता है। सॉल्टेशन मतलब कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो ये कहा था ह्यूगो डी व्राइस ने, ठीक है। डार्विन्स ने कहा था कि जो इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ह्यूगो डी व्राइस ने कहा था कि जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी उन्होंने, और म्यूटेशन क्या होता है, सॉल्टेशन के थ्रू होता है। सॉल्टेशन क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है। डिफरेंस क्या था डार्विन एंड डी व्राइस के बीच में देख लेते हैं। डार्विन स्मॉल हेरिटेबल वेरिएशन था, इसमें लार्ज सडन म्यूटेशन था। डार्विन में ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है और डी व्राइस में सॉल्टेशन होता है, सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होता है। नेचुरल सिलेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है और इसमें म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, एलील फ्रीक्वेंसीज जो है वो कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एक आइडियल पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ये दिया था हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ने। सो जीन पूल जो होता है वो टोटल जीन्स और एलील्स के सम होते हैं जो पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो। p² + 2pq + q² = 1। तो ये हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है जहाँ पे p होता है एलील ए का फ्रीक्वेंसी और q होता है एलील स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज क्या है, कैपिटल A मतलब p² और कैपिटल A स्मॉल a 2pq और स्मॉल a q²। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सारा सम होगा जितनी भी ऑल एलील फ्रीक्वेंसीज का वो 1 है। सो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को शो करता है। अब इवोल्यूशन और जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है, कोई भी डिस्टर्बेंस आता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में उसकी वजह से इवोल्यूशन होगा, ठीक है। चेंज जो होगा एलील की फ्रीक्वेंसी में वो क्या इंडिकेट करेगा कि इवोल्यूशनरी चेंज है। नेक्स्ट है फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। जीन माइग्रेशन, जीन का फ्लो हो रहा है, जो मूवमेंट जो हो रहा है इंडिविजुअल्स का एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में। न्यू एलील्स जो है वो जब पॉपुलेशन में एंटर कर जाए एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो रिपीटेड माइग्रेशन से जीन का फ्लो होता है।
जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, रैंडम अगर चेंज आ जाए एलील की फ्रीक्वेंसी में बाय चांस। फाउंडर इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस जो है एक न्यू पॉपुलेशन फॉर्म कर सकता है। फाउंडर ने क्या शो किया, डिफरेंट डिफरेंट एलील फ्रीक्वेंसी शो किया। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट क्या हुआ, एक छोटा सा आइसोलेटेड अलग सा पॉपुलेशन है वो नया पॉपुलेशन फॉर्म कर सकता है, इसे फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशन। ये सारे हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। सडन अगर हेरिटेबल चेंज आ गया जेनेटिक मटेरियल में तो वो न्यू एलील्स और वेरिएशंस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशन है वो रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डी-विनबर्ग के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन है वो रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का। नेक्स्ट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, न्यू जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा जिसकी वजह जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम होता है, इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होगा। नेचुरल सेलेक्शन क्या होता है, फेवरेबल हेरिटेबल वेरिएशंस जो है वो सर्वाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इंक्रीज करता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस को। नेक्स्ट है स्पीशिएशन। क्या होता है, स्पीशीज आप कह सकते हो कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इन सब की वजह से चेंज होता है एलील की फ्रीक्वेंसी में ओवर जनरेशन, और इसकी वजह से कंटिन्यूस जेनेटिक चेंजेस होता है और इससे स्पीशिएशन फॉर्म होता है, मतलब न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन का। यहाँ पे देखो इस टाइप का जिसमें ग्राफ मिले उसे बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। यहाँ पे पीक जो है वो हाई हो रही है, ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मीन फिनोटाइप फेवर हुआ, एक्सट्रीम वेरिएशंस जो थे वो एलिमिनेटेड हो गए, मोर इंडिविजुअल्स जो है वो एवरेज कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, मीन कैरेक्टर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे पीक जो है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, एक सिर्फ वन एक्सट्रीम फिनोटाइप फेवर्ड होगा, पॉपुलेशन शिफ्ट जो होगा वो एक तरफ होगा, कैरेक्टर वैल्यू शिफ्ट्स होगा वो भी एक तरफ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टू पीक फॉर्म हो गए, ये देखो, इसे बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें क्या होते हैं, दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप्स जो होते हैं वो फेवर्ड होते हैं, इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो होता है वो कम हो जाता है, मोर इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो दोनों एक्सट्रीम पे शो होते हैं, अकर होते हैं। तो ये जो है ये डायग्राम है फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे, ठीक है, और ये मीडियम साइज इंडिविजुअल्स जो है वो फेवर्ड होंगे। फिर इससे ये तीन ग्राफ फॉर्म हुए, तीन टाइप्स के नेचुरल सिलेक्शन आया, ठीक है। पीक जो है हायर हो गया, इसमें पीक जो है एक तरफ शिफ्ट हो गया और इसमें दो पिक्स फॉर्म हो गए। ये क्या होते हैं यहाँ मैंने आपको बता दिया है। ये देख लेते हैं, ह्यूगो डी व्राइस ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, इवनिंग प्रिमरोज ने डी व्राइस एक्सपेरिमेंट किया था इस पे। सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इज इक्वल टू जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जीन पूल का ये भी हमने इक्वेशन देखा था। इवोल्यूशन जो कब होता है, जब सारी एलील फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो जाती है। 5 फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं वो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक ब्रीफ अकाउंट देख लेते हैं इवोल्यूशन का। ये टाइमलाइन है इवोल्यूशन का 2000 मिलियन ईयर्स एगो। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म हुआ था अर्थ पे। मैकेनिज्म जो था इवोल्यूशन का वो नॉन सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स से था, ये अननोन है अभी भी। ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनिजम्स देख लेते हैं। कुछ अर्ली सेल्स जो है उनके पास एबिलिटी थी कि वो O2 को रिलीज कर सके, जो कि बिल्कुल मॉडर्न फोटोसिंथेटिक जो लाइट रिएक्शंस है उसके जैसा था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये 500 मिलियन ईयर एगो हुआ। इसमें इनवर्टिब्रेट्स जो है वो इवॉल्व हुए और एबंडेंट हो गए। 350 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, 350 मिलियन ईयर एगो जॉलेस फिश इवॉल्व हुए। फिश जो थे उनके स्ट्रॉन्ग फिन्स थे वो लैंड पे आने लग गए। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स कब हुआ, 320 मिलियन ईयर एगो। इसमें सीवीड्स जो अर्ली प्लांट्स जो थे वो अपीयर हुए। प्लांट्स जो थे फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जो सक्सेसफुली कोलोनाइज हो सके लैंड पे, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जो सक्सेसफुली कोलोनाइज हो सके लैंड पे, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वो थे प्लांट्स। प्लांट्स ने इन्वेडेड किया लैंड को बिफोर एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस देख लेते हैं। 350 मिलियन ईयर एगो लोब फिन्ड फिशेस जो थे वो इवॉल्व हुए फर्स्ट एम्फीबियंस में, ठीक है। तो फर्स्ट एम्फीबियंस कौन से थे, लोब फिन्ड फिशेस। एम्फीबियंस जो थे वो लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकते हैं। सीलाकैंथ क्या है, ये लिविंग फॉसिल है जो डिस्कवर हुआ था साउथ अफ्रीका में 1938 में, वेरी इंपॉर्टेंट। सीलाकैंथ इज अ लिविंग फॉसिल, ये एक्सटिंक्ट हो गया बिफोर डिस्कवरी। मॉडर्न डिसेंट्स क्या है, फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स, ये एम्फीबियंस में। इवोल्यूशन रेप्टाइल्स का कैसे हुआ, एम्फीबियंस जो थे वो इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में। इनके की अडेप्टेशन क्या है, थिक शेल्ड एग्स थे जो कि लैंड पे ड्राई होने से बचते हैं। मॉडर्न डिसेंडेंट्स क्या है इसके, टर्टल्स, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल्स। रेप्टाइल्स का एज देख लेते हैं। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स में रेप्टाइल्स जो है वो डोमिनेट हुए अर्थ पे। जाइंट फर्न जिसे टाइडोफाइट्स बोला जाता है वो अबंडेंट था। डेड फर्न्स जो थे वो ग्रेजुअली फॉर्म्ड हुए कोल डिपॉजिट्स में। मराइन रेप्टाइल्स 200 मिलियन ईयर एगो आए। कुछ रेप्टाइल्स जो थे वो रिटर्न हो गए वाटर में और इवॉल्व हो गए फिश लाइक रेप्टाइल्स में। एग्जाम्पल है इक्थियोसॉर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वो रेप्टाइल्स है जो वाटर में चले गए और फिर फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए और इसका एग्जांपल है इक्थियोसॉर्स।
डायनासोर्स ये लैंड रेप्टाइल है जो कि डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स था, ठीक है। टायरनोसॉरेक्स रेक्स क्या है, ये 20 फीट टॉल था, इसके पास लार्ज ड्रैगर लाइक टीथ था। 65 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, डायनासोर्स जो थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज या फिर इवोल्यूशन इनटू बर्ड्स। मैमल्स का इवोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट मैमल जो था वो स्मॉल श्रू लाइक मैमल था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, विविपेरस है, अपने ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं ये। यंग जो है डेवलप्ड होता है मदर की बॉडी के अंदर। बेटर इंटेलिजेंस एंड सर्वाइवल एबिलिटीज है इसके पास। और डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स जो थे वो डोमिनेंट हो गए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और मैमेलियन इवोल्यूशन देख लेते हैं। साउथ अमेरिका में क्या हुआ, मैमल्स जो थे वो रिजेंबल करते थे हॉर्स को, हिप्पोपोटामस को, बियर को एंड रैबिट को। कॉन्टिनेंटल कनेक्शन क्या था, साउथ अमेरिका ने ज्वाइन किया नॉर्थ अमेरिका को। नॉर्थ अमेरिकन जो थे फौना वो रिप्लेस्ड हो गए मैनी साउथ अमेरिकन फॉर्म्स में। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स और फौना मतलब होता है एनिमल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस देख लेते हैं, इनका सर्वाइवल रीजन क्या था, जियोग्राफिक आइसोलेशन, लैक था कंपटीशन का फ्रॉम प्लेसेंटल मैमल्स से। एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑन इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस है वो एग्जाम्पल है कि क्या इफेक्ट होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का इवोल्यूशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वेटिक मैमल्स देख लेते हैं। एक्वेटिक मैमल्स हैं वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स एंड सी काउज, ये एक्वेटिक मैमल्स हैं। मैमल्स जो है वो फुल्ली एक्वेटिक हो सकते हैं। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मोस्ट सक्सेसफुल इवोल्यूशनरी स्टोरी है ह्यूमन की। डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज, इंटेलिजेंस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस का। ये एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स है जो कि आपको याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये वन वर्ड में लिखा है। फर्स्ट सेलर लाइफ 2000 मिलियन ईयर एगो आया, इनवर्टिब्रेट्स 500 मिलियन ईयर एगो, जॉलेस फिश 350 मिलियन ईयर एगो, फर्स्ट लैंड प्लांट्स जो थे वो 320 मिलियन ईयर एगो आए। सीलाकैंथ क्या लिविंग फॉसिल है। एम्फीबियंस इवॉल्व हुए लो फिन्ड फिश से, रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए एम्फीबियन से, रेप्टाइल्स डोमिनेटेड हुए अर्थ पे 200 मिलियन ईयर्स तक। टायरनोसॉर्स रेक्स जो है वो जाइंट डायनासोर का एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट। डायनासोर जो है वो डिसअपियर हो गए 65 मिलियन ईयर एगो। इक्थियोसॉरस जो है वो फिश लाइक रेप्टाइल है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मैमल जो था वो श्रू लाइक था। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस थे, वो सर्वाइव हुए क्योंकि आइसोलेशन की वजह से। वेल और डॉल्फिन्स जो है वो एक्वेटिक मैमल्स हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो लैंग्वेज और सेल्फ कॉन्शियसनेस से कैरेक्टराइज्ड होता है, ठीक है। अब ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन देख लेते हैं। अर्ली प्राइमेट्स ये थे ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस जो कि 15 मिलियन ईयर एगो थे। ये एग्जिस्टेड हुए 15 मिलियन ईयर्स एगो। इनके पास हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपांजीज आप कह सकते हो। डिफरेंस क्या था, जो ड्रायोपिथिकस थे वो मोर एप लाइक थे और जो रामापिथिकस थे वो मोर मैन लाइक थे, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट मैन लाइक प्राइमेट्स, ये 3.4 मिलियन ईयर एगो आया। ये फॉसिल इथोपिया एंड तंजानिया में पाया गया। शो करता है कि जो होमिनिड कैरेक्टर्स को यहाँ पे शो कर रहा है। वॉक्ड अपराइट, सीधे चल सकते हैं। हाइट जो था अराउंड 4 फीट था। तो जो अर्लीस्ट मैन लाइक प्राइमेट्स थे वो ईस्ट अफ्रीका में थे, ओके। नेक्स्ट आया, ये सीक्वेंस है ह्यूमन मैन के इवोल्यूशन का, तो ये आपको याद होना चाहिए। पहले था अर्ली प्राइमेट्स, फिर फर्स्ट मैन लाइक प्राइमेट्स आए, फिर आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये 2 मिलियन ईयर एगो आया। ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स पे रहते थे, वॉक करते थे अपराइट, यूज करते थे स्टोन टूल्स को हंटिंग के लिए, और ये फ्रूट ईटर्स थे मेनली। सो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था वो अर्ली होमिनिड है। फिर आता है होमो हैबिलिस, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे, ठीक है। कंसिडर किया गया इनको फर्स्ट ट्रू होमिनिड, किसको, होमो हैबिलिस को। फीचर्स क्या थे इनके, ब्रेन की कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। प्रोबेबली ये वेजिटेरियन थे, मीट नहीं खाते थे। सो होमो हैबिलिस क्या हुआ, हैंडी मैन आप कह सकते हो। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर एगो, ये फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए जावा में। इनके फीचर्स क्या थे, ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी था और ये प्रोबेबली मीट ईटर थे। होमो इरेक्टस मतलब अपराइट मैन, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली अपराइट मैन थे, तो ये आप ये चीज़ें भी याद रखना। फिर आते हैं निएंडरथल मैन, इनका टाइम पीरियड क्या था, 100,000 से 40,000 ईयर्स एगो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनका, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। फीचर्स क्या है, ब्रेन कैपेसिटी इनकी 1400 सीसी है। ये यूज करते हैं एनिमल हाइड्स को क्लोथिंग के लिए। बरिड देयर डेड। निएंडरथैल्स जो होता है वो एडवांस्ड सोशल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है होमो सेपियंस, 7 स्टेप क्या है होमो सेपियंस। इनका ओरिजिन ये अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे फिर माइग्रेट हुए और फिर डेवलप हुए डिस्टिंक्ट रेसेस में। मॉडर्न ह्यूमंस अपीयर्ड हुए आइस एज के टाइम, ठीक है। टाइम था 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो। होमो सेपियंस मतलब मॉडर्न ह्यूमंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्री हिस्टोरिक ह्यूमन देख लेते हैं फिर। केव पेंटिंग्स डेवलप्ड हुआ अबाउट 18,000 ईयर्स एगो। इंपॉर्टेंट इंडियन साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। सो एविडेंस है ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कल्चर का।
फिर आता है एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स। अराउंड 10,000 ईयर्स एगो एग्रीकल्चर शुरू हुआ, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलप्ड हुए। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन का बिगनिंग होता है। ह्यूमन इवोल्यूशन के जो टाइम लाइन है वो यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, तो ये आप इजिली इसको रिवाइज कर सकते हो। ये कुछ एनसीईआरटी बेस्ड नीट फैक्ट्स है जो याद होने चाहिए। ड्रायोपिथिकस एप लाइक होते हैं, रामापिथिकस मैन लाइक थे। फर्स्ट मैन लाइक प्राइमेट्स था 3.4 मिलियन ईयर एगो आया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था वो ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। होमो हैबिलिस का ब्रेन साइज 650 to 800 सीसी था। होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज 900 सीसी था। ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड नीट फैक्ट्स हैं। निएंडरथल मैन ब्रेन साइज 1400 सीसी। निएंडरथल बरीड देयर डेड। होमो सेपियंस अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए। केव पेंटिंग्स 80,000 ईयर्स एगो आया। एग्रीकल्चर 10,000 ईयर्स एगो शुरू हुआ। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो है वो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स कंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट है इवोल्यूशन के। अब लास्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये अभी हमने जस्ट किया है, तो आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले है ये होमो हैबिलिस, ठीक है, फर्स्ट आएगा होमो हैबिलिस, ये वाला पूरा कट हम। अब कुछ लास्ट ईयर के नीट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये अरेंज करना है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन को, ये अभी हमने जस्ट किया है। तो सबसे पहले ये 4 हमें पॉइंट्स दिए गए, इन्हें पास्ट से रिसेंट ऑर्डर में हमें एडजस्ट करना है। तो इसका सीक्वेंस सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें से आएगा होमो हैबिलिस, फिर उसके बाद कौन आया, होमो सेपियंस आए, फिर उसके बाद आए होमो निएंडरथैलेंस, ठीक है, फिर आया होमो इरेक्टस, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस है डी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। ये भी अभी हमने किया, इनमें से कौन सा होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। सो विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई नो, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन नो, फोर लिम्स ऑफ व्हेल एंड बैट यस, ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स नो, ये एनालॉगस ऑर्गन्स है। नेक्स्ट है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब्ड होता है किसके थ्रू, म्यूटेशंस के थ्रू। हाँ, म्यूटेशंस भी होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाँ ये भी है। जीन फ्लो, ये इससे भी अफेक्ट होता है। ऑल ऑफ दैट, सो ये राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, वो इंडिपेंडेंटली उसको किसने प्रपोज किया, डार्विन एंड वेलेक ने, दोनों ही इंडिपेंडेंटली दोनों ने प्रपोज किया। विच इवोल्यूशनरी फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट के लिए कौन सा इसमें से जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये भी अभी हमने किया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, ये भी अभी हमने जस्ट किया है, दैट इज सीलेकेंथ। ओके, ये लिविंग फॉसिल है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यस, ये सही है। जीन फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली इंक्रीज, नो। जीन फ्रीक्वेंसीज कंटिन्यूसली डिक्रीज, नो। जीन फ्रीक्वेंसीज आर ऑलवेज अनइक्वल, नो। सो ये फर्स्ट वाला राइट होगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इज इन पेपर्ड मॉथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी जस्ट अभी हमने किया है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। Which of the following is example of convergent evolution? ये है thorn of bougainvillea, no. Four limbs of whale and bat, no. Wings of birds and butterfly, yes. ठीक है, ये convergent evolution का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन का टाइमलाइन लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिविजन के लिए लिखा है, और ये वन लाइन में रिविजन है, सीक्वेंस है, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन होमो हैबिलिस हैंडीमैन, देन होमो इरेक्टस अपराइट मैन, देन निएंडरथल मैन, देन होमो सेपियंस मॉडर्न ह्यूमंस, देन एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन आया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है। मोस्ट रिपीटेड नीट टॉपिक्स कौन से इवोल्यूशन के, वो देख लेते हैं। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, होमोलोगस वर्सेस एनालॉगस ऑर्गन्स, इन ये हाई एल्ड नीट टॉपिक है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, अडैप्टिव रेडिएशंस, उसमें से भी डार्विन फिंचेस, ह्यूमन इवोल्यूशन का टाइमलाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्ट क्या है, म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डी व्राइस की, सीलाकेंथ लिविंग फॉसिल है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एविडेंस क्या है इवोल्यूशन का, फॉसिल्स, होमोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ये तीनों, ठीक है। तो ये हाई यील्ड मोस्ट रिपीटेड नीट टॉपिक्स हैं। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस वाले जो पॉइंट्स है वो ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस, हार्डी विनबर्ग फॉर्मूला क्या है, नेचुरल सिलेक्शन ग्राफ्स जो है तीनों जो भी हमने किया है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन ग्राफ्स हो गया, होमोलोगस और एनालॉगस के एग्जांपल्स कर सकते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल्स कौन से हैं, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म, ठीक है। ये कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।